अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। अब हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher33 लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी 101 और इसका जो है ना हम इम्पोर्टेंट 3 जो MCQs हैं उनकी तरफ जाएंगे। और आपकी ये भरपूर फरमाइश थी कि फिजियोलॉजी 101 है जो इस पर आप क्या बनाएं, एक लेक्चर तैयार करें। तो मैं वही एक इम्पोर्टेंट जो इसके MCQs है ना 50 MCQs लेके आया हूँ। तो बगैर कोई देर किए हम जो है ना अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले पूछता है कि हमारे पास जो फिजियोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी है। किस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी है? सबसे पहले ह्यूमन थॉट आ जाती है जिसमें इंसानी सोच आ जाती है, एनिमल बिहेवियर आ जाता है, फिर मेंटल बीमारियां आ जाती हैं, जहनी बीमारियां, या फिर हमारे पास जो रवैया होता है और मेंटल प्रोसेस जितने भी होते हैं उसमें आ जाता है। तो हमारे पास मेंटल प्रोसेस ये करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम विल्हम वंडर था। इसका जो इसको जो है ना वो फाउंडर कहा जाता है मॉडर्न फिजियोलॉजी का। क्यों कहा जाता है? इसकी 4 वजूहत लिखी हुई, उनमें से एक वजूहत आपने बतानी जो कॉम्प्रिहेंसिव है, जो बिल्कुल दुरुस्त है। कहता है डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी। इसने पहली जो कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी थी वो पेश की थी। इसने लेबॉरेटरी में क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था, या फिर इसने इस्टेब्लिश किया था पहला फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, या फिर इसने इंट्रोड्यूस किया था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव फिजियोलॉजी का। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा है जी? वो हमारे पास बी वाला है कि इसने एक्सपेरिमेंट किया था अपनी लेबॉरेटरी में पहली बार। चलिए जी अपनी नेक्स्ट हम चलते हैं। तो हमारे पास बायोफिजियोलॉजी हमारे पास जो होते हैं वो अप्रोच करते हैं फिजियोलॉजी को इम्फेसिस द इन्फ्लुएंस। तो इसमें किस चीज़ का इन्फ्लुएंस होता है? इसमें इन्फ्लुएंस होता है कि जिसमें हमारे पास बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हों, जैसा कि जीन्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, फिर ब्रेन फंक्शन पढ़ते हैं, फिर हमारे पास फिजियोलॉजिकल फैक्टर जितने भी होते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर में हमारे पास थॉट आ जाती हैं, इमोशंस आ जाते हैं, फिर सोशल कल्चर फैक्टर सच एज रिलेशनशिप और जितने भी हमारे पास रिलेशनशिप वगैरह आ जाते हैं, सोशल में आ जाता है, फिर हमारे पास कल्चर में जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, मेरे ख्याल से ये सारे ही आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर डी वाला जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है कि हमारे पास बायो का मतलब होता है ज़िंदगी। जब भी हम ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इसके जो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बायो जो फिजियोलॉजी सोशल है ना, उसके फिजियो सोशल है ना, उसके बारे में आपने क्या बताना है, उसमें उसके ऊपर आप थोड़ा सा नोट लिखें तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी एज आप MCQs भी लगा सकते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। कहता है स्कूल ऑफ फिजियोलॉजी फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू द इंट्रोस्पेक्शन। कि हमारे पास कौन सा ऐसा स्कूल है फिजियोलॉजी का जो सिर्फ फोकस करता है कि जितने भी कॉन्शियसनेस के एलिमेंट्स होते हैं उन पे जो है ना वो फोकस करे। हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म होता है, फिर हमारे पास फंक्शनलिज्म होता है, या फिर हमारे पास बिहेवियरिज्म होता है, या फिर हमारे पास गेस्टल टेट फिजियोलॉजी होता है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चरलिज्म होता है ना वो हमारे पास ऐसा स्कूल है जो अंडरस्टैंड करता है किसी भी कॉन्शियसनेस को, किसी बंदे का मतलब इस जितने भी एलिमेंट होते हैं कॉन्शियसनेस से जुड़े उनको जो स्टडी करता है ना, जो स्टडी होती है स्कूल में, वो हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म कहलाती है। चलिए जी हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। कहता है वो डेवलप दी फिजियो आप कह सकते हैं कि फिजियो एनालिटिक थ्योरी। फिजियो एनालिटिक जो थ्योरी थी जो इम्फासाइज करती थी अनकॉन्शियसनेस माइंड को और इम्पोर्टेंस देती थी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को। ठीक है, तो वो हमारे पास जो आती थी, वो मेरे पास जो थ्योरी पेश की थी वो मेरे पास सिगमंड फ्रॉड ने मेरे ख्याल से थ्योरी पेश की थी। जो सी वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसने हमारे पास जो अनकॉन्शियसनेस आती है और ख़ासकर चाइल्डहुड में भी आपको पता है बच्चा ना समझ होता है, तो इस तरह के इसने जो मेन टॉपिक्स थे इनके बारे में, जिसमें ज़्यादातर फैक्टर अनकॉन्शियसनेस का आता था और हमारे चाइल्डहुड के बारे में आता था, जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं उसके बारे में लिखा था। तो वो हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। हमारे पास जो लिटल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट था इन विच अ चाइल्ड वाज कंडीशन टू फेयर अ वाइट रैट, जिसमें ये कंडीशन किया गया कि मेरे पास जो बच्चा है वो एक सफ़ेद चूहे से डरता है। तो वो कंडक्ट किसकी तरफ से कंडक्ट किया गया था? वो जॉन बी वेटसन की तरफ से, या इवन पेवलोव की तरफ से, या फिर हमारे पास कार्ल रोजर की तरफ से। तो हमारे पास यहाँ पर जो जॉन बी वेटसन है ये हमारे पास एक ऐसा साइंसदान था जिसने हमारे पास जो
सफ़ेद चूहा था उससे एक्सपेरिमेंट किया था, एक लिटिल एल्बर्ट हमारे पास छोटा बच्चा था जो कि डर गया था चूहे को देखकर। तो नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। कहता है कि द स्कूल ऑफ द थॉट्स डैट एम्फसाइज द रोल ऑफ अनकॉन्शियसनेस मोटिव्स कॉन्फ्लिक्ट द इन ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें हमारे पास बिहेवियरिज्म आ जाता है, ह्यूमनिज्म आ जाता है, हमारे पास आप कह सकते हैं एनालिसिस आ जाता है, फिर हमारे पास कॉग्निटिव फिजियोलॉजी आ जाता है। तो हमारे पास जहाँ पर जो सी वाला है ना, फिजियो एनालिसिस, वो हमारे पास आ जाता है, जिसमें हम अनकॉन्शियसनेस मोटिव्स जो होते हैं उनको भी देखते हैं और कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ह्यूमन बिहेवियर में उन चीज़ों को भी हम देखते हैं। तो मुझे एक दो कमेंट आया था कि सर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन ना किया करें, मतलब कि हमें एमसीक्यूज़ के बारे में ज़्यादा बताया करें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। लेकिन अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी अभी भी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और साथ साथ सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट कर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको स्लाइड कैसी लगती है, आपको मेरी वीडियो बनाने का तरीका कैसा लगता है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है विच स्कूल ऑफ द थॉट इज फिजियोलॉजी फोकसेस ऑन द अडेप्टिव फंक्शंस ऑफ बिहेवियर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ एवोल्यूशन ऑन बिहेवियर पैटर्न। एवोल्यूशन होता है कि हमारे पास तब्दीली आना, बिहेवियर पैटर्न, हमारा जो बिहेवियर है उसमें तब्दीली आती है। आपको पता है जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे बिहेवियर में तब्दीली आता है और मुख्तलिफ तरह के हम फंक्शन भी क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो ये चीज़ जो फोकस करती है वो कौन सी टर्म आती है, बिहेवियरिज्म पे आती है, स्ट्रक्चरलिज्म पे आती है, फंक्शनलिज्म पे आती है, या फिर गेस्टल फिजियोलॉजी पर आती है। तो हमारे पास ये जो फंक्शनलिज्म है ना उस पर ये बेस करती है कि हमारे बिहेवियर में कौन से फंक्शन नए ऐड हो रहे हैं और उन फंक्शन ऐड होने की वजह से कौन सी हमारे जो पैटर्न है बिहेवियर का वो चेंज हो रहा है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एम्फसाइज, हमारे पास जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है वो कहाँ पर है, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, या फिर कंडीशनल एंड रेनफोर्समेंट, या फिर हमारे पास आगे आ जाता है अनकॉन्शियस एंड मोटिव्स, या फिर जेनेटिक, हमारे पास फिजियोलॉजिकल फैक्टर आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आएगा ना वो पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ फुलफिलमेंट आएगा। ह्यूमनिस्टिक जो होता है ना तो वो हमारे पास पर्सनल ग्रोथ पर होता है और सेल्फ फुलफिलमेंट पर होता है। तो चलें जी नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। कहता है कि हमारे पास जो फिजियोडायनामिक होता है ना अप्रोच सजेस्टेड द पर्सनैलिटी इज कंपोज 3 स्ट्रक्चर नेमली। हमारे पास कहता है कि जो हमारे पास पर्सनैलिटी होती है आम जो फिजियोडायनामिकली अप्रोच के साथ वो किन चीज़ों पर इन्हासार करती है। सबसे पहले आईडी यानी शनाख्त, ईगो, हमारे पास जो ईगो होती है एंड सुपर ईगो, फिर हमारे पास कॉन्शियस आती है, प्री कॉन्शियस आती है या अनकॉन्शियस आती है, हमारे पास इरोज, टेनाटोज एंड लिबिडीज आ जाता है, फिर हमारे पास ओरल, एनल एंड फैलिक आ जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए वाला ही है कि हमारे पास आईडी आ जाती है, ईगो आ जाती है और हमारे पास सुपर ईगो आ जाती है। तो चलें जी हम नेक्स्ट अपने चलते हैं स्लाइड की तरफ, जिसमें कहता है अकॉर्डिंग टू दी फ्रूड के अकॉर्डिंग अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग दी फैलिक स्टेज कैन लीड टू। कहता है कि ऐसे हमारे पास जो फैलिक स्टेज पर जो है ना जो अनसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो किस तरफ बंदे को ले जाते हैं। फिक्सेशन ऑफ ओरल स्टेज, हमारे पास रिग्रेशन टू दी एनल स्टेज, हमारे पास ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, या फिर हमारे पास ओवर डेवलपमेंट ऑफ सुपर ईगो। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, आपने इसी तरह से इसे याद करना, अच्छी तरह से याद करना, इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ, हमारे पास जो कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल होते हैं ना, अगर हम उनको पढ़ना चाहते हैं तो वो किन चीज़ों उनका प्रोसेस क्या होगा, रेनफोर्समेंट होगी, पनिशमेंट होगी, या फिर हमारे पास ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगी, या फिर एसोसिएशन होगी। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास एसोसिएशन होगी कि एसोसिएट होकर हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं इसके क्लासिकल कंडीशन जितनी भी कंडीशनिंग है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, किस बात की देरी है। और अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो जल्दी से लाइक कर दें। बिहेवियरिज्म की बात करते हैं। बिहेवियरिज्म रिजेक्टेड द स्टडी ऑफ, हमारे पास जो बिहेवियरिज्म है
वो इन सारी चीज़ों में से एक चीज़ को रिजेक्ट करता है। हम देखते हैं उनमें से कौन सी चीज़ है जिसके ये रिजेक्ट कर रहा है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को, मेंटल प्रोसेस को, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस को, या लर्निंग प्रिंसिपल को। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो मेंटल प्रोसेस को, यानी वो ऑब्जर्व भी करता है बिहेवियर को, फिर हमारे पास जो इन्वायरमेंट की वजह से हमारा बिहेवियर चेंज होता है उसको भी देखता है, और लर्निंग जो प्रिंसिपल होते हैं वो तो लाजमी होते हैं ना कि हम किस तरह से लर्न कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को अच्छी तरह से सही कर सकते हैं। तो मेंटल में हमारे पास रिजेक्ट कर देता है, मेंटल स्टडी को रिजेक्ट कर देता है बिहेवियर को। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू दी ह्यूमैनिस्टिक फिजियोलॉजी इंडिविजुअल स्ट्राइव टू फुलफिल देयर पोटेंशियल एंड अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्रू। अब यहाँ पर हमारे पास अनकॉन्शियस डिज़ायर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है, बिहेवियर कंडीशन एंड रेनफोर्स आ जाता है, फिर हमारे पास सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पर्सनल चॉइस आ जाता है, फिर हमारे पास जेनेटिक फिजियोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी वाला होगा कि सेल्फ रिफ्लेक्शन आ जाता है और पर्सनल चॉइस आ जाती है। चलिए नेक्स्ट चलता है। कहता है कि कौन नेटिव हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल। तो हमारे पास लर्न थ्रू द रेनफोर्स एंड पनिशमेंट पहला है, फिर हमारे पास आ जाता है फार्म एंड रिट्राइव मेमोरीज, फिर हमारे पास आ जाता है जी डेवलप अनकॉन्शियस डिज़ायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास बी वाला होगा, फार्म शक्ल होना, रिट्राइव मेमोरीज या मेमोरीज का वापस आना। ठीक है, वैसे ये जो हमारे पास कोग्नेटिव जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये हमारे ब्रेन मेंटल हेल्थ से, जो मेंटल प्रोसेस से जुड़े होते हैं, ये स्पेशली हमारे मेंटल जितने प्रोसेस होते हैं उनको रीड करते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि कोग्नेटिव जितनी भी फिजियोलॉजी होती है वो मेंटल के लिए, ब्रेन के लिए होती है। आगे टू कोग्नेटिव अप्रोच एम्फसाइजेज द रोल ऑफ डैश इन इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो हमने वही बात आ गई ना, तो इसमें देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, जेनेटिक एंड बायोलॉजी, हमारे पास रेनफोर्स एंड पनिशमेंट, या फिर अनकॉन्शियसनेस, या फिर डिज़ायर एंड थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो हमारे पास यहाँ पर जो डी वाला है ना वो सही आएगा कि थॉट्स को भी देखता है और इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है उसके साथ प्रोसेस करता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। कहता है कि आ रिसर्चर एक ऐसा रिसर्च इज इंटरेस्ट एंड स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अगर हम दो वेरिएबल के दरमियान क्या एक रिसर्चर क्या करना चाहता है, रीड करना चाहता है, उसे स्टडी करना चाहता है, मैन रिसर्च मेथड वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर दिस। कहता है कि उसके लिए जो रिसर्च है वो कब बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होगी। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सर्च होगी, कोरेक्टलीनेस हमारे पास, फिर ऑब्जर्वेशनल होगी, या फिर केस स्टडी रिसर्च होगी। तो हमारे पास जो कोरिलेशनल रिसर्च होती है ना वो उसके लिए बेस्ट होगी, अगर वो दो वेरिएबल के दरमियान क्या करना चाहता है, कंपैरिजन करना चाहता है। इन अ डबल ब्लाइंड स्टडी, हमारे पास डबल ब्लाइंड स्टडी बोथ द पार्टिसिपेंट्स एंड द रिसर्चर आर अनअवेयर ऑफ विच ग्रुप इज रिसीविंग द ट्रीटमेंट दिस इज डन टू। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास आएगा जी, आपके पास जो करेक्ट इसका ऑप्शन आएगा वो आपके पास बी वाला आएगा कि रिड्यूस एक्सपेरिमेंट बायस। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। कहता है दी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, जिसे हम IRB का नाम भी देते हैं। तो आपने इसका नाम ध्यान से याद कर लेना है कि IRB की मुकम्मल एब्रीवेशन क्या है, तो वो है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। तो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले वैल्यूएटिंग दी एथिकल कंसाइडरेशन ऑफ रिसर्च, फिर हमारे पास डिटरमाइनिंग दी सैम्पल साइज ऑफ रिसर्च, फिर हमारे पास एनालाइजिंग दी स्टैटिस्टिकल हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ सर्च, या फिर कंडक्टिंग द डाटा एनालिसिस फॉर आ रिसर्च स्टडी। तो हमारे पास ए वाला सही है कि एवेलुएट करता है जितने भी हमारे पास एथिकल कंसीडरेशंस होती हैं रिसर्च के हवाले से, किसी रिसर्च स्टडी के हवाले से उनको एवेलुएट करता है। द नेचर नर्चर डिबेट इज डेवलपमेंटल फिजियोलॉजिकल पैटर्न टू क्वेश्चन ऑफ। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है ना वो, चलें जी आंसर की तरफ चलते हैं। ऑलमोस्ट वो जो आंसर होगा वो ए वाला होगा, जहाँ पर हमारे पास जेनेटिक्स इन्वायरमेंटल हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट, कि हमारे पास जीन्स अगर चेंज हो रही हैं तो वो भी अपना जो है ना एक असर छोड़ रही हैं,
और अगर हमारे पास इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो वो भी एक गहरा असर छोड़ता है नेचर नर्चर की। नेचर वैसे होता है कुदरत पर, और नर्चर जो है ना वो जो भी होता है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। The process through which the genetic factors and environmental factors interact to influence development is known as। ऐसा हमारे पास जो है ना वो प्रोसेस जिसमें जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं आपस में क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और डेवलपमेंट होती है किस चीज़ की, नेचर नर्चर इंटरेक्शन की, म्यूचुरेशन की, या फिर सोशलाइजेशन की, या फिर एसेमिलेशन की। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका जो होगा वो नेचर नर्चर इंटरेक्शन करेक्ट ऑप्शन है। कहता है द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन टू आइडेंटिकल सेल्स विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द ओरिजिनल सेल इज कॉल्ड। कहता है कि हमारे पास ऐसा जो सेल की डिवीजन हो, ऐसा प्रोसेस हो जिसमें हमारे पास दो आइडेंटिकल सेल्स बने और उनमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद है ना वो भी इक्वल हो, तो ऐसे सेल्स क्या कहलाते हैं, मायोसिस, माइटोसिस, फर्टिलाइजेशन, या फिर जाइगोट फॉर्मेशन। तो हमारे पास जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से माइटोसिस है। तो बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास दो क्या बनते हैं, दो हमारे पास आप कह सकते हैं सेल्स बनते हैं, और उनमें जो नंबर ऑफ क्रोम्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, और वो ओरिजिनल सेल होते हैं, ओरिजिनल सेल के एक साथ के एक जैसे होते हैं। कहता है मोटर डेवलपमेंट, हमारे पास जो मोटर डेवलपमेंट होती है फॉलोज एज प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस स्टार्टिंग विद डैश एंड प्रोसेसिंग टू। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट पहला ऑप्शन है क्रैलिंग वॉकिंग एंड वॉकिंग क्रैलिंग, फिर हमारे पास ग्रैस्पिंग रीचिंग एंड रीचिंग ग्रैस्पिंग। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास ग्रैवलिंग ग्रैलिंग वॉकिंग आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि अकॉर्डिंग टू पेगर्स थ्योरी, हमारे पास जो पेगर्स थ्योरी थी ऑफ कोग्नेटिव डेवलपमेंट की, द स्टेज ड्यूरिंग विच चिल्ड्रन डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस इज दी। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो सेंसर मोटर आएगा, या फिर हमारे पास प्रीऑपरेशनल स्टेज आएगा, फिर हमारे पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आएगा, या फिर हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशन आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सेंसोरी मोटर स्टेज। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कहते प्रोसेस बाय विच एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर आर मॉडिफाइड और इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। कहता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो पहले से मेंटल स्ट्रक्चर है ना वो मॉडिफाई किए जाते हैं, या वो इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, उसे निगलेक्ट कर देते हैं जो भी उनकी तरफ नई इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो इस टाइप को क्या कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, या फिर कंजर्वेशन कहते हैं, या फिर हमारे पास इक्विलिब्रिएशन कहते हैं। तो देखते हैं जिसका आंसर क्या आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो ए वाला ही आएगा कि अकोमोडेशन से कहते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू पेगट के लिहाज से जो स्टेज ऑफ कोग्नेटिव डेवलपमेंट है, कोग्नेटिव डेवलपमेंट की जो स्टेज है कैटेगराइज की गई है बाय एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, परफॉर्म मेंटल ऑपरेशंस एंड अंडरस्टैंड कंजर्वेशन इज। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपने अच्छी तरह से देखे जाना है कि पहले में क्या आया था और अब क्या आ रहा है। कहता है कि लीव वाइगोट स्काइज सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ द कोग्नेटिव डेवलपमेंट एम्फसाइजेज द रोल ऑफ। हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने क्या दी, एक कल्चरल सोशियो कल्चरल थ्योरी दी जो कोग्नेटिव डेवलपमेंट को एम्फसाइज करती है, उसके रोल को। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास कौन सा आएगा, वो हमारे पास देखते हैं जी। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो डी वाला आएगा। तो डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, किसी भी नर्वस सिस्टम के आर कॉल्ड। तो सबसे जो बेसिक को हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो कौन से हैं, उसमें हमने देखना है कि वो हमारे पास जो नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स हमारे पास सबसे छोटे हैं, इनका मास भी कम है, वैसे भी छोटे हैं। आगे देखते हैं दी लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोटेक्शन। हमारे पास जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोटेक्शन होती है न्यूट्रॉन्स को दी जाती है, ट्रांसमिट सिंगल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड।
कहता है कि एक सेल बॉडी से हमारे पास एक लंबी जो है ना वो स्ट्रक्चर दिया गया है सिलेंड्रिकल शेप में, और जाके वो ट्रांसमिट करता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है किसको, ब्रेन को। तो वो कौन सा हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो ऑप्शन होगा, तो उसकी तरफ पहले चलते हैं। तो मेरे ख्याल से तो एक्सोन है, तो एक्सोन ही है जी, एक्सोन ही हमारे पास एक ऐसी आला है जो कि आप कह सकते हैं एक ऐसे बॉडी का हिस्सा है जो कि ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स वगैरह। चलें जी, स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स, अगर हमारे पास दो न्यूट्रॉन हैं और न्यूरॉन्स हैं और उनके दरमियान बहुत छोटा सा गैप है, तो कम्युनिकेशन अकर इज कॉल्ड। तो कम्युनिकेशन जब कहलाएगी तो क्या कहलाएगी, और वो हमारे पास सेनापेज सेनेप्स शायद कहलाएगी, हाँ स्नैप्स हमारे पास वो कहलाएगी। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल बिटवीन न्यूरॉन्स इज प्राइमरली कैरिड आउट बाय, हमारे पास जो ट्रांजिशन सिग्नल्स का जो प्रोसेस है वो कैरिड आउट किया जाता है, किससे कैरिड आउट किया जाता है हम देखते हैं जी, उसे अच्छी तरह से देखते हैं। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा न्यूट्रो ट्रांसमीटर्स। तो हमारे पास ये इसका ऑप्शन है जिससे हम माप सकते हैं आराम से आला। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किस चीज़ पर कंसिस्ट होता है, ब्रेन पर एंड स्पाइनल कॉर्ड पर। फिर हमारे पास किस पे, सेंसरी मोटर न्यूट्रॉन्स पर। फिर हमारे पास ऑटोमेटिक एंड सिमेट्रिक नर्वस सिस्टम पर, यहाँ पर सिमेट्रिक एंड पैरासिमेट्रिक नर्वस सिस्टम पर। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड पर, वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है आर टू डिवीजन ऑफ, ये हमारे पास दो डिवीजन है, किस चीज़ की डिवीजन है हम देख लेते हैं जी। दोनों मतलब भी शागिर्द हैं किसी चीज़ के, आप ये भी कह सकते हैं, या शाखें हैं दो, तो किस चीज़ की शाखें हैं वो देख लेते हैं। तो वो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसकी ये क्या बनी हुई है, ये शाखें बनी हुई है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। दी फ्लाइट और फ्लाइट, अगर हमारे पास फ्लाइट है और फ्लाइट है, रिस्पॉन्स इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद दी एक्टिवेशन। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास कौन सा होगा जी, वो हमारे पास होगा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। कहता है दी इंडोक्राइन सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल, हमारे पास जो इंडोक्राइन सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रांसमिटिंग नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है उसे ट्रांसमिट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, रिलीजिंग हार्मोन्स और हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए, या फिर कंट्रोलिंग दी वॉलंटरी मूवमेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा प्रोड्यूसिंग रिलीजिंग हार्मोन्स। आगे जी आ जाता है दी प्राइमरी ग्लैंड ऑफ दी एंडोक्राइन सिस्टम इज़। तो हमारे पास जो करेक्ट इसका ऑप्शन है वो देख लेते हैं जी, एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसका। तो हमारे पास पिचुअरी ग्लैंड इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि दी हार्मोन, ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस बाय दी पेंसरीज के थ्रू क्या किया जाए, हार्मोन को आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट किया गया, प्रोड्यूस किया गया। रेगुलेट ब्लड शुगर, वो क्या कहलाता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। तो जाहिर सी बात है वो हमारे पास इंसुलिन ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इंसुलिन इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं हम। कहता है कि सेंसेशन रेफर दी प्रोसेस बाय विच, हमारे पास जो सेंसेशन होती है किस चीज़ को रेफ़र करती है, आपने वो बता देना है। मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ, आपने एक बार पढ़ लेना है। तो आंसर हमारे पास सी वाला आएगा, स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय दी सिमेट्रिक रिपोर्ट्स। कहता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ द स्टिमुलस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू डिटेक्ट दी 50% इट इज़ कॉल्ड, वो क्या कहलाती है जी, वो हमारे पास डिफरेंट मेरे ख्याल से हाँ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहलाएगी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट दी एरिया ऑफ दी आई, जो आई का एरिया है कंटेन दी हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोन्स और इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल विजन एंड कलर। तो हमारे पास जो आयरस है ना, मेरे ख्याल से इसका करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ रेटिना होगा तो फोविया इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो आपने कराना है। आगे जी हमारे पास जो सेंसोरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हेयरिंग इज़ कॉल्ड, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास ऑडिटरी कोर्टेक्स यार कहलाएगा, ये हमारे पास कोक्लिया कहलाएगा।
ऐसा ऑर्गन जो रिस्पॉन्सिबल होता है हेयरिंग सुनने के लिए, सेंसरी बहुत ही मोहताज जो चीज़ सुनने के लिए भी क्या होता है वो सुन रहा होता है, बहुत ही मोहताज चीज़, बहुत ही धीमी आवाज़ में भी और हाई आवाज़ में भी, तो वो हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, वो क्या चीज़ है, वो कोक्लिया है जो सारी चीज़ें इकट्ठा करता है और फिर हमारे ब्रेन में सिग्नल भेजता है। द टिनी बोन लोकेटेड इन द मिडल एयर, हमारे पास जो सबसे छोटी बोन है वो एयर के मिडल में देखी जाती है और ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन पैदा करती है साउंड पैदा करने के लिए फ्रॉम द एयर ड्रम में टू कोक्लिया आर कार्ड। वो हमारे पास जो कोक्लिया होता है उसके अंदर जो आया है वो क्या कहलाता है, ओसिल्स कहलाता है या फिर ऑडिटरी कहलाता है या फिर हेयर सेल्स कहलाता है, तो मेरे ख्याल से ओसिल्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ओसिल्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो है ना फ्लूइड हमारे पास है और स्ट्रक्चर है किसका जी, इनर एयर का, और कंटेन कर रहा है हेयर सेल्स को और रिस्पॉन्सिबल है डिटेक्ट करने का चेंज इन हेड पोजीशन, तो हमारे पास जो है ना वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होंगी जो इसका करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रिस्क्रिप्शन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच, प्रिस्क्रिप्शन किस चीज़ को रेफ़र करती है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो डायरेक्ट आंसर वो कहता है सेंसरी 6 वाला, इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरप्रेट। नेक्स्ट जी आपके पास आ जाता है दी परसेप्चुअल टेंडेंसी टू फिल इन द गैप्स एंड परसेसिव इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट एज कम्प्लीट इन, तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आता था वो हमारे पास आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके पास जो आंसर आएगा वो क्लोजर वाला। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, कहता है कि दी विजुअल क्लिप, हमारे पास जो विजुअल क्लिप होते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफन यूज टू स्टडी, हमारे पास अक्सर स्टडी को भी स्टडी करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, तो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास परसेप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दी एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट हैज़ हैविंग अ कांस्टेंट स्पीड रेगुलर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम अस इज़ नोन एज, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो यहाँ पर ही आपको शो होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो साइज है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दी रिवर्सिबल फिगर डैट कैन बी परसीव्ड इनटू डिफरेंट वेज, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाएगा जी इसको देख लेते हैं, मुझे याद है, तो इसको कहलाते हैं एम्बिशियस फिगर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं की ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।